नमस्कार दोस्तों, ये मेरे स्कूल में एक फ्लावर प्लांट है जहाँ पे मैं इस समय हूँ। मैंने सोचा आज आपको मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ जो मेरे रूम के बाहर नज़र आता है। यहाँ से बड़ा प्यारा दिख रहा है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्योंकि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है तो अब नए तरीके से बन रही है स्कूल की। ये प्रिंसिपल क्वार्टर है और इसके पीछे यहाँ जेसीबी मशीन काम कर रही है तो नया बन रहा है। ये व्यू है यहाँ के ग्राउंड का। कैसा लग रहा है आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताना। और आज हम बात करेंगे डेली दिनचर्या और टाइम टेबल पर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उस पर थोड़ा सा बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, तो अभी आपने देखा मेरा विद्यालय। चलिए अब हम मुद्दे पर बात करते हैं। ये मेरे हाथ में है सरस्वती पांडे। तो ये मेरी फेवरेट बुक है और इसको मैंने कई बार पढ़ा है। इतना पढ़ा था कि ये फट गई थी और मैंने इसको बाइंडिंग करवाई है ताकि ये हमेशा मेरे साथ साथ में रहे, सेफ रहे। और देखिए मैंने इसके पहले पृष्ठ पे क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा है, अभी मेरे संघर्ष का समय है, अभी मुझे खामोश रहना है। अभी मेरे संघर्ष का समय है, अभी मुझे खामोश रहना है। मेरे लिए सब कुछ संभव है, ये मुझे अपनी सफलता के बाद कहना है। तो पंक्तियाँ लिख कर रखी हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती है। आप भी ऐसे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए चीज़ों को अपने पास ज़रूर रखना, क्योंकि हमें मोटिवेट सबसे पहले खुद होना है। दूसरे भी मोटिवेट करते हैं, मैं काफ़ी चीज़ों से मोटिवेट होती थी। और एक नूरजहाँ है, एक लड़की है जो एक साथ में 4-4 पेंटिंग्स बनाती है, 3-3 पेंटिंग्स बनाती है। उसने भी मुझे इतना मतलब मोटिवेट किया है, इतना मैं ये सोचती थी छोटी सी बच्ची में कितनी कला है कि पेन से बनाती है, और उसने छोटी-छोटी अपनी वीडियोज़ बना के डाले थे। आज वो कितनी सक्सेस हो चुकी है। तो मैं पढ़ती थी तो कभी-कभी उसको मैं मतलब बढ़ाने की कोशिश करती थी कि इस मतलब ये आगे बढ़े तो इसमें मेरा भी योगदान रहे, शेयर करना और ये सब। क्योंकि बच्ची थी वो और मैं चाहती थी, और वो आज काफ़ी आगे है, मुझे खुशी है इस बात की। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पर। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। और आपको पता है सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, एक दिन होता है और रात होती है। तो कैसे हम 24 घंटे को 36 घंटे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये बात सच है कि हम लोग गृहिणी हैं और हमारे पास घर का पूरा काम होता है। बच्चे होते हैं, बच्चों की परवरिश है, बच्चों को नहलाना धुलाना है और घर का काम, साफ सफाई, बर्तन, खाना बनाना। चाहे हम पढ़ाई करें, चाहे हम जॉब करें, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन ये काम हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है। तो हमें क्या करना है कि इस काम को हमें शॉर्टकट तरीके से करना आना चाहिए और जल्दी करना आना चाहिए। और इसका एक रास्ता है कि वैसे तो इस काम से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन हाँ, इसको कम करने का एक रास्ता है कि अगर आप कैपेबल हैं तो काम वाली आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा ऑप्शन है कि यदि आपके घर में काम वाली आती है तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं अपना समय बचाकर। और जब नीड हो ना तो लगा लेनी चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं नहीं हम 2 घंटे में निपटा लेंगे और उसके बाद हम पढ़ने बैठ जाएंगे। लेकिन मैं कहती हूँ कि 1 मिनट में भी हम कितना पढ़ते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। हम 1 मिनट में कम से कम 25-30 क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं। तो फिर 1 घंटे में हम कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यही चीज अगर आप एक हफ्ते की जोड़े कि एक दिन में हमने कितने घंटे बर्बाद किए, तो एक हफ्ते में हमारे कितने घंटे बर्बाद हुए और इससे हमारी कितनी पढ़ाई का लॉस हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपको सच में एक सफलता पानी है तो फिर आपको काम के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर घर में आपकी हेल्प के लिए आपके जो मेंबर्स हैं वो रेडी हैं,
तो फिर आप पढ़ सकते हैं आराम से, लेकिन सारी ज़िम्मेदारी अगर आपके ऊपर है, तो फिर आप एक काम वाली अरेंज कीजिए, थोड़ा कम काम करवाइए, थोड़ा मतलब कम पैसों में हो जाए। ऐसा नहीं कि पूरे घर का काम दे दिया तो कुछ कपड़े वगैरह आप कर लीजिए। और इस देखिए मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को हमें अपने हिसाब से, किसकी क्या प्रॉब्लम है ये आपको खुद पता है, तो उस हिसाब से आपको मैनेज। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो फिर ऐसे में हमें काम को शॉर्टकट और जल्दी करना आना चाहिए, क्योंकि हमें अपना समय बचाना है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूँ, मैं 11 बजे के बाद जाग के पढ़ाई कभी नहीं कर पाती थी, क्योंकि दिन में मुझे इतने सारे काम होते थे, तो सुबह मैं 4 बजे तो नहीं उठ पाती थी, 5 बजे मैं उठती थी। 5 बजे उठ के मैं थोड़ा अपना झाड़ू-वाड़ू लगाया और मुँह हाथ धो के, फ्रेश होके अपना पढ़ने बैठ गई। 5:30 से 6:30 मैं एक क्लास ले लेती थी, 6:30 से अपना नाश्ता बनाया, थोड़ा मैं फ़ास्ट-फ़ास्ट करती थी बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट और शॉर्टकट जो मुझसे हो पाता था फटाफट, मतलब ये नहीं है कि उसमें नखरे कर के काम करना मुझे नहीं आता था, जैसा भी। और मेरे बच्चों ने इसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो भी मैं बच्चों को सुबह-सुबह पराठे बना के देती थी और उसके साथ कुछ भी छोटा-मोटा लगा के दे देती थी, कभी-कभी रात को ही सब्ज़ी बना लेती थी। तो वो रात वाली सब्ज़ी सुबह चल जाती थी, क्योंकि सर्दियों का मौसम में तो ऐसा चल जाता है। और ऐसे भी मतलब फ्रिज में आप करेले बना सकते हैं, जो सुबह-सुबह नाश्ते में दे सकते हैं, फटाफट, मतलब उस समय आपको वहाँ पे लगने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ मिर्ची, करौंदे की सब्ज़ी भी आप बना के रख सकते हैं। तो सुबह में क्या किया, फटाफट पराठे बनाए और वो वाली अचार वाली सब्ज़ी परोस के सबको खिला दी। तो आप 12 बजे तक फ्री हो जाएँगे। बर्तन के लिए मैंने लड़की रखी हुई थी कि थोड़ा मेरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे सुबह 6:30 बस ये करके बच्चों को बस पे चढ़ा देना होता था। बच्चे पहुँच गए, लंच पैक कर दिया, बच्चे गए स्कूल, फिर मैं भी अपना बैग उठाई, तैयार हुई और स्कूल भाग गई। मतलब कितनी फ़ास्ट करती थी मैं कि सोचने का टाइम नहीं होता था। जो मिला वो उठाया, वो पहना और जो मिला वो परोसा, उसमें खाया और कभी-कभी हाथ में ही रोटी रख के और खाना शुरू। चाय मिली तो ठीक, आधा कप रख के भाग गई। इतना फ़ास्ट मैं मतलब करती थी। फिर स्कूल में 7 बजे के बाद असेंबली वगैरह। तो जो सुबह-सुबह मतलब मैं क्लास लेती थी ना, वो यूपी, टीजीटी, पीजीटी की एक प्रैक्टिस सेट होती थी, जिसमें 125 प्रश्न होते हैं और 1 घंटा मिनिमम हमें होना चाहिए कि 1 घंटे से ज़्यादा हमें उसमें नहीं लगना चाहिए। तो इस तरीके से मैं एक प्रैक्टिस सेट डेली का सुबह में 5:30 से 6:30 लगा लिया करती थी और उसके बाद अपना नाश्ता-वाश्ता करके बच्चों को बस में बिठा दिया तैयार करके। लेकिन हाँ, मैं ये सब बहुत फ़ास्ट करती थी। तो इसमें मेरी हेल्प करने के लिए मैंने मेरी एक बहन थी, वो मेरे साथ रहती थी, तो काफ़ी उन्होंने हेल्प की है और फिर बच्चों को तैयार करके और उनको भेज दिया करती थी। उसके बाद मैं भी बैठती थी रिक्शे में, तो थोड़ा-सा अपनी बुक निकाल के पढ़ लेती थी। अक्सर देखो ये चीज़ें सभी लोग करते हैं। आजकल मेरी एक फ्रेंड है, वो भी जब अपने स्कूल जाती हैं, तो मेट्रो में वो अपनी बुक ले जाती है, वहाँ पे पढ़ती है, क्योंकि रास्ते में भी ना काफ़ी टाइम होता है, उसको भी हमें वेस्ट नहीं करना है। फिर जैसे स्कूल में गए, एंट्री हुई, वहाँ पे मेरा एक मतलब हिंदी रूम मुझे मिला हुआ था, मैं स्टाफ रूम में नहीं बैठा करती थी। तो और जॉब करना भी मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरा घर मैं ही सँभालूँगी और कहीं से मुझे कोई इतना सपोर्ट नहीं था कि मैं मुझे कोई सपोर्ट दे दे तो मैं जॉब छोड़ दूँ। उसके साथ ही मुझे अपना सारा काम करना होता था। ये हमारी दीदी हैं, कश्मीरी दीदी, जो यहाँ पे गाय चराने आई हैं। तो फिर मतलब ऐसे ही रूटीन चलता था और मैं उसके बाद मेन पॉइंट क्या है कि टेलीग्राम चैनल पे मैं जुड़ी हुई थी। मैंने एक बार ज़िक्र किया है श्रेयांश सर का, तो उनका एक टेलीग्राम चैनल था काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य के नाम से, तो मैं वहाँ पे जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, सुबह में ना हमारी क्विज़ लगती थी 8 बजे, तो 8 बजे क्विज़ करना बहुत ज़रूरी होता था। कैसे भी करके कोशिश करके वो क्विज़ मैं करती थी हिंदी रूम में, जबकि असेंबली का टाइम होता था। और अगर प्रिंसिपल ने देख लिया कॉन्वेंट स्कूल में, तो आप समझिए कि आपकी वाट लग जाएगी, वहाँ पे आपको बुला के एप्लीकेशन। तो इस तरीके से चलता था और जब एग्ज़ाम पास आते थे तो मैं क्या करती थी, जैसे असेंबली में खड़ी हूँ तो हाथ पर कुछ जो टफ़ रचनाएँ हैं ना, जो मुझे याद नहीं होती थी, तो कभी-कभी उनको भी लिख लेती थी, तो असेंबली में चुपके-चुपके ऐसे करके देख लेती थी। और जैसे हम लोगों की एग्ज़ाम ड्यूटी लगती है, तो एग्ज़ाम ड्यूटी में 3 घंटे हमें सिर्फ़ ऑब्ज़र्वेशन में रहना पड़ता है, मतलब बच्चों को ऑब्ज़र्व करते हैं और तो कोई ख़ास काम नहीं होता है।
तो फिर क्या करते हैं ना, उस समय में माइंड में रिवाइज करते कि हमने जो रात को पढ़ा था, हाँ इस लेखक की ये रचना है, इस लेखक की ये रचना है, इस लेखक की ये रचना है, हमने ये पढ़ा, तो वो माइंड में रिवाइज करते थे। और मतलब ये कंटिन्यू चलता था। जब आप इतना पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में वो चीज़ें, जब आप खाली खड़े होंगे कहीं तो वो आने लग जाएगी। आज पता है स्कूल के सारे बच्चे पिकनिक चले गए हैं, टीचर्स भी बच्चे भी तो आज मैं बाहर वीडियो बना रही हूँ। तो फिर इस तरीके से मैं करती थी। मतलब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मैंने अपने जो टाइम था ना उसका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होने दिया। और इसमें मेरा साथ दिया मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा। स्कूल में इसी तरह टाइम बचाती थी, जब ब्रेक होता था तो एक हाथ से मतलब रोटी वगैरह जो भी मैं ले जाती थी वो खाती थी। और एक बहुत बड़ा काम मैं करती थी, आपको भी बताऊंगी, कि मेरी जो अभी मैंने आपको बुक दिखाई सरस्वती पांडे, उसको मैं मतलब रीड करती थी पेज वाइज। तो उसके क्वेश्चन बना बना के मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालती थी। उससे क्या मुझे बेनिफिट होता था कि जब आप खुद क्विज बनाते हैं तो फिर वो आपको इतना पक्का वाला याद हो जाता है। अच्छा, इस चीज़ में टाइम बहुत लगता है, हर कोई नहीं कर पाता है। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने किया वो आप करो। आपको जैसे अच्छा लगता है, जैसे आप पढ़ पाते हो, जैसे आप याद रख पाते हो, वैसे आप करो। मुझे भी याद रखने में ना थोड़ी सी दिक्कत आती थी ना, तो मैं ऐसे काम करना चाहती थी कि मुझे याद रहे। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, उसको आपको उगाना है ज़मीन में। जैसे एक पेड़ है, कोई छोटा पौधा है, तो वो तो कम ज़मीन खोद के उसमें गड़ जाएगा और उग जाएगा। लेकिन कोई लंबा पौधा है, तो उसके लिए गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, तब वो रुकेगा, वरना वो गिर जाएगा। तो इसी तरह हमारी मेमोरी होती है कि किसी को तो एक बार के पढ़ने से याद हो जाता है, किसी को बहुत बार पढ़ने से भी याद नहीं होता। तो पहले हमें अपनी कैपेसिटी को पहचानना है कि हमें किस चीज़ से याद हो रहा है, और उसी तरीकों को हमें अपनाना है। हमें ये नहीं है कि मतलब दूसरे ने बोल दिया तो उस तरीके से हमें भी याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि आप 10 से 12 लोगों की चीज़ों को जानें, उसने कैसे पढ़ा, उसने कैसे पढ़ा, उसने कैसे पढ़ा, इसने। मैं क्या करती थी, कभी-कभी जो दृष्टि आईएएस वाले बच्चे होते हैं उनके इंटरव्यूज़ को भी बहुत देखती थी। वो बताते थे, एक अनु करके आती हैं, उन्होंने बोला कि मैंने अपने सिलेबस को 27 बार पढ़ा था। और मतलब मुझे इन चीज़ों का बड़ा शौक है कि मैं ये सब इन लोगों को बहुत सुनती थी। और भी जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं उनको भी सुनती थी। इससे क्या होता है ना, पता नहीं अपने अंदर अपने आप एक कैपेबिलिटी आने लग जाती है कि हम किस तरीके से अपने आप को पढ़ा सकते हैं। फिर मैं स्कूल से वापस आती थी रिक्शे से, और जल्दी से बस खाना खाया, बच्चों को खिलाया, चेंज करके बच्चों को लिटा देती थी कि बच्चे आप लोग सो जाओ। मेरे बच्चों ने कभी शोर नहीं किया, मैं ये कहूँगी। और मेरे घर में और कोई मेंबर नहीं था, मेरे बच्चे और मैं ही अकेले थे। उत्तराखंड में हम रहते थे। तो मैं बच्चों को बोल दिया करती थी, बच्चे थोड़ी देर सो जाओ, उसके बाद आप लोग खेलने जाना। फिर उसके बाद बच्चों की कोचिंग भी लगाई थी। तो 3 मतलब देखो, मेरी पहली वीडियो में माला मैम थी, जिन्होंने मुझे कमेंट किया, मुझे पहचाना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बोला कि मैम, व्यक्तिगत रूप से मैंने आपको देखा है, कैसे 3 बजे आप डट के क्लास में लग जाती थी। टेलीग्राम चैनल पे हमने बहुत काम किया है। मतलब वहाँ से मेरा इतना कनेक्शन वाइड हुआ है कि आज पूरे भारत में हमारे नवोदय विद्यालय, केवी विद्यालय के टीचर्स हैं जो मेरे दोस्त हैं। 1:30 बजे छुट्टी होती थी, 2 बजे तक घर आ जाते थे, और उस बीच भी रास्ते में कुछ ना कुछ पढ़ लेते थे। और बुक क्या पढ़ते थे, ये भी बच्चे पूछते हैं, तो सरस्वती पांडे मैं अक्सर अपने पास रखती थी, उसको पढ़ती थी। और सरस्वती पांडे आप पहले पेज से शुरू करेंगे तो मतलब स्किप नहीं करना है, उसकी एक एक लाइन को अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं रचनाओं को कहानी के माध्यम से जोड़ जोड़ के कहानी ट्रिक बना के पढ़ती थी। तो फिर ऐसे याद करके, क्योंकि पढ़ने से क्या होगा, पर हम 4 बार पढ़ ले, जब तक वो रचनाएं हमें याद होके एग्जाम में हम क्लिक नहीं कर देंगे तब तक कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो उस पर जोर दे के उसको याद करना ज़रूरी होता था। तो फिर घर गए 2 बजे, 2 बजे के हमने 2 बजे फ्री हो गए, खाना वाना खाया, थोड़ा बहुत जैसे भी है उल्टा सीधा खा के फिर अपना बैठ गए पढ़ाई पे। क्या पढ़ते थे, फिर मैं बिजला सर की वीडियोस पढ़ती थी। तो बिजला सर की वीडियोस में भी मैं सीक्वेंस से पढ़ती थी, कभी स्किप करके नहीं मैंने पढ़ी है। और नोट मैं बहुत कम करती थी, ये मैं बोलूँगी। नोट में इम्पोर्टेंट वर्ड्स को नोट करती थी, क्योंकि अगर सारा मैं नोट करूँगी ना तो फिर मैं नोट करने में ही लग जाऊँगी और एक वीडियो भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। तो बहुत गौर से और ध्यान से सुनना होता था। उस समय आपको पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए, यानी कि जब हम वीडियोस को सुन रहे हैं तो आपको इतना साइलेंट होना चाहिए कि कोई शोर ना हो।
पिछली वीडियो में मैंने बताया कि आप शोर में पढ़ सकते हैं, वो तब पढ़ सकते हैं जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप सब कुछ सीख चुके हैं, बस आपको रिवाइज करना है। तब आप कितना भी शोर हो रहा होगा आप रिवाइज कर लोगे। लेकिन जब आप सीख रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, तब आपको पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। तो फिर मैं बिजला सर के वीडियोस पढ़ती थी, उस समय सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखती थी मैं, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट करती थी। फिर उसके बाद 3 बजे टाइम हो जाता था, 3 बजे मैं टेलीग्राम चैनल पे क्लास करती थी यूथ कंपटीशन की, हम लोग प्रैक्टिस करते थे, वहाँ पे हम लोग वॉइस चैट करते थे। 3 बजे हम यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस करते थे, और वो भी सीक्वेंस से डेली चलती थी कि जहाँ हमने कल छोड़ा है उसके आगे हम प्रश्न मतलब करेंगे। काफ़ी सारे प्रश्न हम लोग लगा लिया करते थे। एक रीड करता था, अक्सर मैं होती थी, कभी-कभी और भी हमारे साथी होते थे तो वो रीड करते थे, बाकी लोग आंसर बोलते थे। तो इस तरीके से हम लोग अभ्यास करते थे टेलीग्राम चैनल पे 3 से 4 बजे, 4 बजे हमारी क्लास बंद हो जाती थी। उसके बाद फिर मैं सर के वीडियोस पढ़ती थी। फिर सर के वीडियोस पढ़ती थी मैं काफ़ी घंटों तक। जो भी सेक्शन मुझे लगता था कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, उस सेक्शन को मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। फिर उसके बाद हम शाम को 8 बजे से हमारी टेलीग्राम पे क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी। टेलीग्राम पे हम क्या पढ़ते थे, सरस्वती पांडे की रीडिंग करते थे 1 घंटे, और मतलब सीक्वेंस से हमारी बुक चल रही थी कि जहाँ से हमने छोड़ा है आज हम उसी पेज से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हमने कल 3 पेज पढ़े, तो हम नया पेज पढ़ने से पहले जो कल 3 पेज पढ़े थे उसमें अंडरलाइन कर लेते थे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या-क्या है। तो पहले 15 मिनट हम वो इम्पोर्टेंट फैक्ट रिवाइज़ करते थे, उसके बाद हम नया पेज स्टार्ट करते थे। तो आज भी मान लीजिए हमें 3 पेज कंप्लीट करने हैं, साढ़े मतलब 8 बजे से 9 बजे तक। 8 बजे से 9 बजे तक हमने वो पढ़ लिया, फिर 9 बजे के बाद हम पढ़ते थे रामचंद्र शुक्ल की बुक, और ये सब हम टेलीग्राम पे ही पढ़ते थे। उसमें श्रेयांश सर होते थे, सत्येंद्र सर होते थे, नीलम मैडम होती थी, हमारी अमृता मैडम होती थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वहीं से मेरे सारे दोस्त बने। और मतलब जितने भी लोग होते थे ना, बहुत ध्यान से मतलब पढ़ते थे, कोई शोर नहीं करता था। और इस बीच मेरे बच्चों ने इतना मुझे सपोर्ट किया, वो छोटे-छोटे थे मगर कभी उन्होंने शोर नहीं किया। टेलीग्राम चैनल पे सब मुझसे बोलते थे कि मैम लगता ही नहीं कि आपके बच्चे घर में हैं। इतना मेरे बच्चों ने साथ दिया। आज मैं उनको कहती हूँ कि मैं आपको किसी बात की कमी नहीं होने दूँगी, क्योंकि इस संघर्ष में मैं अकेली नहीं थी ना, संघर्ष मेरे बच्चों का भी था। और उसके बाद लास्ट का 1 घंटा हम लोग देते थे प्रश्नोत्तरी पे। उसमें हमारे जो श्रेयांश सर हैं वो प्रश्न पूछते थे, और जितने भी हम सारे बच्चे फ़ास्ट आंसर देते थे। तो उससे क्या है, कॉम्पिटिशन बनता है कि कौन जल्दी आंसर दे पाएगा, फट से एकदम आंसर निकालते थे। तो 2-3 हम लोग थे जो मतलब दिन में ना वो याद करते थे कि शाम को सर क्विज़ पूछेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देंगे। तो बच्चों वाला मन रखना पड़ता है। देखिए, वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ते थे, कुछ लोग तो बिल्कुल चुप रहते थे, लेकिन मेरा रहता है मैं कभी भी चुप नहीं होती, मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ। तो मैं दिन में उनको स्कूल में भी ना खाली पीरियड अगर मुझे मिल गया, हाँ खाली पीरियड भी होते थे, कभी-कभी 5-6 क्लासेस हैं तो 2 पीरियड बच गए तो उसमें भी पढ़ लेते थे। दिन में इतना याद कर लेते थे कि श्रेयांश सर शाम को पूछेंगे तो फटाफट आंसर देने हैं, वरना बोलेंगे क्या तुमने पढ़ा दिन में? तो एक ये चीज़ भी हमारे अंदर थी। फिर हम 11 बजे तक ये सब करके, भाई 11 बजे मैं सो जाती थी, क्योंकि उसके बस मेरे बस की बात नहीं रह जाती थी फिर कुछ भी पढ़ पाना। फिर मतलब अच्छी सी नींद लेनी ज़रूरी होती थी, और इतनी नींद मुझे आती थी क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह थक जाती थी सुबह से रात तक। इस बीच में मतलब मेरी जो साथ में सिस्टर रहती थी उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे हेल्प दिया था। तो ये मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं कि पूरा घर हम नहीं सँभाल सकते हैं जब हम तैयारी कर रहे हैं। तो आप चाहे सिस्टर की हेल्प ले सकते हैं, या कोई आपके सदस्य उनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल अकेले हैं तो किसी को रख सकते हैं आप, जैसे भी आप मैनेज करना चाहें। सबकी प्रॉब्लम्स अलग-अलग होती हैं, तो हमें अपना टाइम मैनेजमेंट खुद करना है। अब बात किन चीज़ों पे है कि कौन-कौन सी बुक हम पढ़ते थे, तो बहुत ज़्यादा हम सरस्वती पांडे पढ़ते थे, और यूथ कंपटीशन के प्रश्न उत्तर लगाते थे, रामचंद्र शुक्ल की रीडिंग करते थे, और एक क्लास बच्चन की रीडिंग की भी चलती थी।
डेली का यही रूटीन होता था, जिसमें कभी खुश भी होते थे और कभी पढ़ते पढ़ते इतने दुखी हो जाते थे कि मन उदास हो जाता था कि कैसे करेंगे, ना बच्चों पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना अपनी पढ़ाई हो पा रही है, कैसे जॉब मिलेगी। मतलब उस समय ना होपलेस होते हैं तो ऐसा लगता ही है। जब जॉब मिल जाती है तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आज हम, अभी भी देखो मैं जॉब में हूँ, फिर भी मैं फॉर्म डालती हूँ, फिर भी मैं पढ़ती हूँ ना, तैयारी करती हूँ जॉब के काम से। मतलब देखो इतना काम होता है, अभी भी मेरे पास फाइल पड़ी हुई है। कल तो मुझे 1 सेकंड का भी टाइम नहीं दिया, जबकि मेरे बेटे की भी तबीयत खराब थी और कुछ मुझे भी ठीक नहीं फ़ील हो रहा था। मैंने लीव लिया था, उसके बावजूद भी प्रिंसिपल सर ने फ़ोन करके मुझे इतने काम दिए। मैंने कहा बताओ, आप मुझे लीव में भी मुझे इतना काम दे रहे हो। कह रहे ममता मैडम क्या करें, जब काम ही आपका है तो कौन करेगा। तो फिर रात को भी उन्होंने फाइल दी और 11:30-12 बजे तक मैंने काम किया और फिर मैं मतलब सोई हूँ। और यही है, वीडियो बनाने के लिए मैं अब समय इसलिए निकालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है और आप सब लोगों की एक होप मेरे से जुड़ गई है कि मैं आपको एक अच्छा गाइडेंस दूंगी। आज भी मैंने अपनी दिनचर्या आप लोगों से शेयर इसलिए ही की है कि मेरी दिनचर्या से शायद आपको कुछ टिप्स मिल सकें, कि आप समझ सकें कि आप कहाँ कमी कर रहे हैं और कहाँ से आपको समय नहीं बच पा रहा है, कौन सी चीज़ें आप मिस कर रहे हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट था आपको ये सब बताना मेरी दिनचर्या के बारे में, कि मैं इस तरीके से करती थी। और देखिए कठिनाई मैंने पहले भी बोला कि बहुत होगी तभी आप सफलता पा सकेंगे, क्योंकि अगर आसान होता तो सब कर लेते। अब इसमें मैंने कौन-कौन सी बुक्स थी जो पढ़ी हैं, तो उसमें देखिए सरस्वती पांडे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरी बुक है, जिसको मैंने अभी तक कम से कम 8 से 10 बार पूरा रिपीट करके पढ़ लिया होगा। मुझे पता है कि कौन-सा अक्षर इसमें कहाँ पे छपा हुआ है। मैं उस पेज पे ढूँढ के मतलब निकाल लेती हूँ। तो इतना मैंने सरस्वती पांडे को पढ़ लिया है। रामचंद्र शुक्ल को मैंने 2 से 3 बार रिपीट करके पूरा पढ़ लिया है, पूरा, यानी कि श्लोक के साथ। डॉक्टर नगेंद्र की बुक को भी मैंने पढ़ा है और अच्छे से मतलब उसको भी पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद रामचंद्र तिवारी गद्य साहित्य, रामचंद्र तिवारी से आपको पढ़ना चाहिए। रामचंद्र तिवारी में काफ़ी मतलब अच्छा दे रखा है। लेकिन उस 1-2 मेरे पास मैसेज आए थे कि आप गद्य साहित्य के लिए क्या करते हैं? तो मैं आपको बताऊँ, गद्य साहित्य के लिए मैंने रामचंद्र तिवारी को पढ़ा है, लेकिन उसके अलावा उत्तराखंड में जब मैं पढ़ाती थी वहाँ पे बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी। इतनी सारी बुक्स थी ना, जब भी मैं लाइब्रेरी जाती थी ना तो मैं वहाँ से बहुत सारी देखिए जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ, प्रेमचंद की कहानियाँ, तो ये बुक निकाल लाती थी। तो वो भी समय निकाल के देखो हमें पढ़नी पड़ती है। हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तो नहीं चल पाएँगे, जब बीच-बीच में हमें ये सब भी ऐड करना है। तो जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ, अब लाइब्रेरी वाले सर कहते थे कि ममता मैडम सबसे ज़्यादा बुक आप इश्यू करवाते हो। मेरा तो मन करता था लाइब्रेरी से बाहर ही ना आऊँ। और अभी भी मेरे स्कूल में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी मैंने देखिए यहाँ वाली लाइब्रेरी से भी मैंने भारत भारती निकाली और आप यकीन मानिए मैंने पूरी पढ़ी है भारत भारती। और गोदान मैंने यहाँ अपनी लाइब्रेरी से निकाली और मैंने गोदान को मतलब पागलों की तरह पढ़ा। और 3 दिन के अंदर, क्योंकि रिटेंशन था हमारे यहाँ ना, थोड़ा सा ये बर्फ वगैरह पड़ती है ना तो बच्चे थोड़ा घर चले जाते हैं, तो हमें उस समय में टाइम मिल जाता है, जनवरी दिसंबर में, और छुट्टियाँ भी होती हैं। अभी आने वाला वो समय है तब मैं अपनी लाइब्रेरी से बुक निकालूंगी और फिर भी पढ़ूंगी। तो मैंने गोदान निकाली, 3 से 3.5 दिन में मैंने उस बुक को पूरा पढ़ लिया। एक एक डायलॉग, एक एक मतलब हर चीज़ को मैंने, जबकि मैं इतना अंदर से थक रही थी ना, इतना थक रही थी, और मैं बोल बोल के भी पढ़ती हूँ ना तो मैं वीकनेस भी मुझे हो रही थी। और लेकिन मैं पढ़ती हूँ, मैंने पूरा गोदान पढ़ा है, पूरा भारत भारती पढ़ा है, और आकाशदीप मैंने पूरा पढ़ा है। खुद से मैं लाइब्रेरी से बुक निकाल के पढ़। उसके अलावा नेट में लगी हुई जो रचनाएं हैं ना, उनको, रचनाओं को अलग अलग मतलब खुद पढ़ना है, पूरी पंक्तियों को। जैसे कबीरदास के पद हैं, तो कबीरदास के पद जितने उसमें दे रखे हैं ना, वो सारे एक एक लाइन करके सारे पढ़ने हैं, स्किप नहीं करना कुछ भी। अगर, और अब तो लेवल और ज़्यादा टफ हो गया है। पहले क्या था ना, पहले इतना टफ लेवल नहीं था, अब तो इतना टफ लेवल हो गया है। आपको जितनी रचना से राग दरबारी लगी हुई है उसको एक एक लाइन करके, एक एक डायलॉग करके आपको पढ़ना है। तो इसी तरीके से मैंने उसने कहा था, कोसी का घटबार, जितनी भी कहानियां हैं मिट्टी वाली, है ना, एक टोकरी मिट्टी, टोकरी भर मिट्टी, मैंने सारी कहानियां, सारी कविताएं, उनकी अलग से बुक लेकर के लाइब्रेरी से वो वर्ड टू वर्ड मैंने पढ़ा है। तो इस तरीके से ही वो मतलब होता है। अच्छा,
अब गद्य साहित्य में क्या आ गया आपका, रामचंद्र तिवारी आ गए, तो वहाँ से आप उसको बहुत अच्छे से, क्योंकि गद्य साहित्य का बहुत बड़ा पोर्शन है। अब इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको समय देना पड़ेगा, कुछ ही समय में इतनी बड़ी तैयारी नहीं होती है, और परिपक्व होने के लिए जलना भी पड़ता है, समय भी देना पड़ता है, तभी हम पक्के बनते हैं। तो अब मैं आपको मोस्टली मेन अगर बुक बताऊं तो मेन बुक तो यही हो गई, सरस्वती पांडे, रामचंद्र शुक्ल, और बच्चन सिंह की बुक हो गई, बच्चन सिंह का इतिहास, और इसके अलावा रामचंद्र तिवारी की बुक हो गई। इसके अलावा रिवीजन के लिए उमेश तिवारी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूथ कंपटीशन, दोनों का कॉम्बिनेशन, ये नहीं कि सिंगल उमेश तिवारी, यूथ कंपटीशन प्लस उमेश तिवारी, दोनों रिवीजन के लिए बेस्ट बुक हैं। उसके अलावा आप पुनीत राय की बुक ले सकते हैं, उसमें काव्य शास्त्र बहुत अच्छा है और रिवीजन भी अच्छा है, लेकिन पुनीत राय मैंने सरस्वती पढ़ी है तो मुझे पुनीत राय से सिर्फ काव्य शास्त्री ठीक लगता है। और जो अतुल्य एकेडमी का कोर्स अगर आप लोगों ने परचेज किया हुआ है, तो वहाँ पर क्वेश्चन आंसर का सेक्शंस होते हैं वहाँ पे, तो आपको प्रश्न ज़रूर लगाने हैं, 125 का वो देते हैं, तो वो बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं, उनको भी कंटिन्यू लगाते रहिए। अगर एक प्रश्न पत्र आप डेली लगाएंगे तो 125 का, तो उसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी बनेगी। सर का कहना ये रहता है कि अगर आपके 80-90 वहाँ पे बन रहे हैं ना, तो एग्ज़ाम में आपके 100 से प्लस ही बनेंगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए मेरे 120-125 उसमें बनने चाहिए। अच्छा, अगर जब हमने प्रश्न पत्र लगाया और उसमें कम बन रहे हैं, तो कौन सा पोर्शन आपका वीक है, इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, तो उस पोर्शन को ही पकड़ के उस पर पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मान लीजिए कि काव्य शास्त्र के आपके गलत हो रहे हैं, या पाश्चात्य काव्य शास्त्र के आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप जाकर के पाश्चात्य काव्य शास्त्र को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आज तब मैंने क्या किया था, मैंने प्लेटो को, अरस्तु को ओपनली मतलब पूरा पढ़ा है, तो उससे क्या होता है ना कि उनकी विचारधारा हमें पता चलती है। अगर हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ना हमें अरस्तु समझ में आएगा, ना हमें प्लेटो समझ में आएगा, ना सुकरात। तो हमें थोड़ा सा ना इनकी बायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, जो मोस्ट मतलब है, मैं ये नहीं कह रही आपको सारे पढ़ने, मोस्ट है आपके अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, लोजाइन्स, इनको थोड़ा सा आपको इनकी बायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी। तो इनके लिए आपको कंटेंट यूट्यूब पे भी अवेलेबल मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाते हैं, आप पीडीएफ सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ से पीडीएफ उठा के जैसे आपको टाइम मिलता है आप किसी भी टाइम पे अपना इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ते रहिए। और जब भी पढ़ेंगे ना तो पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ पढ़िए, बच्चों को बोलिए कि शोर ना करें, अपने घर के सदस्यों से भी थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं मतलब जो करना चाहती हूँ उसमें आपके साथ की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, आपके साथ के बिना नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरीके से मतलब उनको भी कन्फेस करना है कि मतलब हो जाएगा। अलंकारों पे भी मैं बात करना चाहूंगी कि अलंकार भी बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो उसके लिए पता है आप क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में जितने भी अलंकार आए हुए हैं, कहीं से भी उसका कंटेंट ढूंढिए और ज़्यादा से ज़्यादा अलंकारों की पंक्तियों को रीड करिए, क्योंकि कभी कभी ना हमें समझ में चीज़ें आती हैं, बहुत सारे अलंकार हैं, ये नहीं है कि जो हमने मोस्टली पढ़ लिया अनुप्रास रूपक बस वही है। अब तो अनुप्रास रूपक को कोई पूछते भी नहीं है एग्जाम्स में, तो बहुत सारे अलंकार हैं, तो उनके प्रीवियस क्वेश्चंस को पढ़िए और उन देखिए कि इस पंक्ति में ये अलंकार है, इस पंक्ति में ये अलंकार है, तो उससे भी पता चल जाता है। और दूसरा क्या है ना कि अलंकार की ट्रिकी वीडियोस को निकाल के ढूंढ ढांड के उससे पढ़िए। तो जब आप प्रैक्टिस सेट 125 वाला लगाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा वाला पोर्शन मजबूत है और कौन सा वाला वीक है। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आप लोगों का कौन सा सेक्शन मजबूत है और कौन सा वीक है, क्योंकि जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ना कि मेरा ये वाला पोर्शन वीक है, तब मैं आपको उस पर टिप्स दूंगी कि आप इस पे क्या क्या कर सकते हैं। मेरे साथ ऐसा होता था ना कि मैं जब लगाती थी तो मुझे समझ में आता था कि मेरा कौन सा वाला पोर्शन वीक है, फिर मैं उसी पोर्शन को पकड़ लेती थी और उसी के कंटेंट को 3-4 तरीके से ढूंढ लेती थी, वीडियोस पे ढूंढती थी, टेलीग्राम पे पीडीएफ ढूंढ लेती थी, और अगर लाइब्रेरी से बुक अरेंज हो रही है तो लाइब्रेरी से बुक अरेंज कर लेती थी, ट्रिकी वीडियोस देख लेती थी। तो उस पोर्शन को ना हमें मजबूत करना है, तभी वो होगा। नाटक का पोर्शन ले लो आप, नाटक कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके जो वो है कि नाटक की विधाएं क्या है, नाटक के
ये मतलब तत्व क्या है, नायिका के भेद, नायक के भेद, ये कितने सारे हैं। तो और आपको पता है मेरा तो इंटरव्यू ही नाटक के कॉन्सेप्ट पे हुआ था। किसी दिन मैं इंटरव्यू पे भी अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू में ना ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, जहाँ पे लोग बैठने में भी डरते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने कैसे कर लिया, लेकिन सच मतलब इतना इंटरेस्टिंग मेरा इंटरव्यू हुआ है ना, मुझे नहीं लगता किसी का हुआ होगा। तो आप लोगों को जानना है तो जरूर बताइए। तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू हुआ था और मैं ज़रूर आपको इसकी जर्नी बताऊंगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है, इससे ज़्यादा बताऊंगी तो होच पोच हो जाएगा। थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, गौर करिए और समझिए कि आपको क्या करना है ना। मैंने कई बार बोला है, अपने अंदर खोजिए कि क्या क्या कमी आ रही है, उसको भरने के लिए हमें क्या क्या तरीके अपनाने हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबसे आशा है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, मुझे अपना प्यार ज़रूर देते रहेंगे। और मुझे इतने प्यारे प्यारे आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं ना। एक भैया बोल रहे थे कि आप मतलब बहुत बड़ी हिम्मत हैं और आपकी हिम्मत हमारी हिम्मत बन रही है। ये लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। मतलब आप सबका दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ, लेकिन ये मेहनत आप लोगों से मुझे मिल रही है। तो बने रहिए मेरी वीडियोस में आगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइएगा। लाइक्स बहुत सारे कीजिएगा, बहुत थोड़े थोड़े लाइक आ रहे हैं। तो आपके कमेंट भी मुझे बहुत हिम्मत देते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे कमेंट्स में मैं आंसर दे सकूँ। तो मैं ये बहुत कोशिश कर रही हूँ, मेरी कोशिश को कामयाब बनाइएगा। धन्यवाद।